नमस्कार दोस्तों। जो भी छात्र शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा 2023 अर्थात बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी छात्रों का चौधरी स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जो भी हमारा सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आज से शिक्षा शास्त्री एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम चिरंतनी को अधिकार बना करके तैयारी करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है, देखिए हम थोड़ा-थोड़ा करेंगे लेकिन प्रत्येक दिन करेंगे और हमें फिर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, प्रत्येक दिन वीडियो देखें और वीडियो के अंत में इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा दक्षता अधिकारः प्रथम अध्याय के अंतर्गत व्याकरणम आता है। तो हम जानते हैं व्याकरणम शब्द वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग और क्री धातु है और ल्युट् प्रत्यय से व्याकरण शब्द बनता है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कहा गया है कि व्याकरणम किंचन शब्दशास्त्रम भवति। देखिए, शब्द शास्त्र का ज्ञान तभी होगा जब आप व्याकरण का ज्ञान होगा। व्याकरण ज्ञान के बिना शब्द शास्त्र का ज्ञान हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। तो भैया कहते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शब्द शास्त्र है जिसके यस्य अध्ययनेन शब्दानाम उत्पत्ति विकासः प्रयोगः इत्यादि विषयेषु सम्यक ज्ञानम भवति। कि व्याकरण एक ऐसा शब्द शास्त्र है जिसके माध्यम से, जिसके अध्ययन मात्र से शब्दों की उत्पत्ति, की भैया इस शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है, ठीक है, उस शब्द का विकास, उस शब्द को कैसे प्रयोग करना है, इत्यादि विषयों में आप अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर पाते। किसके द्वारा? व्याकरण के द्वारा। देखिए, व्याकरण में ये एक ऐसा पार्ट है जिससे खाता खुलता है परीक्षा में, ठीक है, यहीं से प्रश्न बनना प्रारंभ होते हैं। अब कहते हैं कि अस्मिन् भागे वर्ण शब्द वाक्य संज्ञा सर्वनाम अव्यय विशेषण क्रिया संधि समास कारक उपसर्ग इत्यादीनां ज्ञानेन भाषा व्यवहार ज्ञानम सुष्ठु संभवति। इस भाग में जो है, किस भाग में, ये जो आप व्याकरण पढ़ रहे हैं इस भाग में हम क्या करेंगे कि भैया वर्ण शब्द वाक्य संज्ञा सर्वनाम अव्यय इत्यादि को पढ़ेंगे और व्याकरण में इसी को पढ़ने से जो भाषा व्यवहार ज्ञान है ना, वह सुष्ठु अर्थात अच्छा होता है। अतः उप्रयुक्तानां तेषां विवेचनम क्रमशः अधः क्रियते। अर्थात ऊपर में जो भी आपने ये पढ़ा वर्ण शब्द वाक्य संज्ञा सर्वनाम इत्यादि सब, अब नीचे इन सब का विवेचन किया जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ण प्रकरणम। इसमें सबसे पहले क्या आता है? वर्ण प्रकरणम। तो भैया अब इसमें देखना है, सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये वर्ण होता क्या है। वर्ण प्रकरण तो है, ठीक है, लेकिन वर्ण किसे कहते हैं? साधारण सा अर्थ बताऊंगा कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और भी अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात मान लीजिए अ है, अब इसका आप इससे अधिक टुकड़ा क्या करेंगे, इसे खंडित हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ भी कहा गया है कि वर्ण्यते अनेनेति वर्णः, और अक्षर भी कहा गया तो न क्षरति अक्षरम, ठीक है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है वही अक्षर है और जिसको आप श्रवण इंद्री के द्वारा ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, वही अक्षर है, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ विशेष है, तस्यैव अक्षरस्य नामांतरम वर्णः इति। उसी अक्षर का जो दूसरा नाम है, अपर नाम है, वह वर्ण कहलाता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। संस्कृते अक्षराणाम संख्या 59, 59 अक्षर होते हैं। यदि आपसे व्याकरण में पूछा जाता है, अगर प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है संस्कृते अक्षराणाम संख्या कति, तो आपने लिखना है 59, 59 हैं अक्षरों की संख्या। इसको विशेष करके ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये इस लाइन को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब पाणिनि निमित्तेन तो 63-64 वर्णाः सन्ति तदेव पाणिनीय शिक्षायाम। लेकिन भैया पाणिनीय शिक्षा में क्या है, वर्ण 63-64 है। लोक में तो 59 हैं, लेकिन पाणिनि जी के निमित्त 63-64 है। अब वो कैसे हैं वो भी हम आपको दिखा देंगे। आगे चलते हैं। तो आगे कहता है, देखिए जो जो विशिष्ट होगा, जो जो महत्वपूर्ण होगा, हम उसी को कराएंगे। जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको हम स्किप करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि व्यावहारिके लौकिक संस्कृते 59 वर्णाः विद्यन्ते तेषां विभागः इत्थं विद्यते। व्यवहारिक जो लौकिक संस्कृत है, जिसमें हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि संस्कृत में अक्षरों की संख्या 59 होते हैं, उनमें तो 59 वर्ण हैं और उनका विभाग किस प्रकार से किया गया है ये अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो भैया इसमें विभाग उसका इस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले स्वर, वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म और अयोगवाह, ये हैं।
तो स्वर कितने हैं? 22 स्वर हैं, ठीक है। अब यूं तो संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, अ आ ई उ री री ए ऐ ओ औ, लेकिन यहाँ पर 22 हैं। वो कैसे हैं, वो भी कुछ लॉजिक है, वो भी हम आपको बताएंगे कि वो 22 कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको अंडरलाइन कर देता हूं। स्वर 22 है, वर्गीय व्यंजन 25, अंतस्थ 4 हो गए, ऊष्म 4 हो गए और अयोगवाह 4 हो गए। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन सभी को मिलाकर के कुल 59 वर्ण हो जाएंगे। आप चाहे तो गिन ले। तो भैया अब आगे देखते हैं, फिर पाणिनि जी के निमित्त 63 64 कैसे हुए, उसको भी तो देखना आवश्यक है। तो अब उसके लिए कहते हैं कि एक यम वर्ण है, वैदिक वर्ण है 4 अलग से, और उसको जोड़ करके पाणिनि जी के निमित्त में 63 या 64 वर्ण हो जाते हैं, क्योंकि एक ठ वर्ण भी होता है, ठीक है। तो यम 4 जोड़ दिए तो 63 हो गया, एक ठ जोड़ दिए तो एक और बढ़ गया तो 64 वर्ण हो गए, तो वो पाणिनि जी के निमित्त हो गए। लेकिन लोक में 59 वर्ण ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं स्वर, वर्गीय व्यंजन इत्यादि क्या है इन सब के ऊपर। तो जैसे कि स्वर के विषय में हम जानते ही हैं, लेकिन उसका हम आगे कहेंगे, जो स्वयं राजन्ते इति स्वरा इत्यादि हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर स्वर 22 लिखा था, वो कैसे 22 हैं उसको जानेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भैया हम तो आपको पहले ही बता चुके थे कि 13 स्वर्ण है। देख लीजिए, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ हैं। लेकिन क्या है कि कुछ के प्लुत भी हैं, 13 तो है, 9 और प्लुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ के दीर्घ अभाव होते हैं और कुछ के ह्रस्व अभाव होते हैं, तो इसीलिए 22 होते हैं। जैसे अ है, आ है, और इसका तो अ जो ह्रस्व है वो तो एक मात्रिक अ, ऐसे उच्चारण। दीर्घ को उच्चारण करने में 2 मात्रिक समय लगेगा आ, लेकिन प्लुत को अ ऐसे है ना। तो इस प्रकार से तो इनका प्लुत हो गया। तो प्लुत को भी अब आप जोड़ लें, तो जैसे जो ह्रस्व है उसका जैसे लृ हो गया, इसका दीर्घ नहीं होता है, और जो ए ऐ ओ ओ है इनका ह्रस्व भाव होता है, इसीलिए इनके ह्रस्व और उसके दीर्घ नहीं होते हैं। बाकी के प्लुत तो सबके होते हैं। तो आप देख लीजिए 22 हो गए आपके। तो स्वर कितने हो गए? 22। इस प्रकार से अब देख लीजिए, अभी आपने यहाँ पर देखा था कि वर्गीय व्यंजन, तो ठीक है, ये वर्गीय व्यंजन है क्या, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। 25 हैं, लेकिन ये है क्या? तो कहा भैया कि जो ये वर्गीय व्यंजन है ना, ये आपने कुचु टुतु पो को याद रखना है। यानी कि क च ट त प, जो क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये है ना, ये 5। तो 5 वर्ग हो गए, क च ट त प, और इन पांचों के अंतर्गत 5 वर्ण ही आते हैं, तो 25। तो 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। तो परीक्षा में पूछता है वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो आपने लिखना है 25 होते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके सामने इनके नाम हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण देखा था, ठीक है। तो ये अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण जो है ना, ये दोनों मिला करके कितने हो गए? 4 हो गए दोनों, तो 8 हो गए मिला करके। तो ये अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण जो हैं, ये अवर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अवर्गीय व्यंजन। तो जब आप इन चारों को देखते हैं, किनको किनको, एक अंतस्थ को और ऊष्म को, तो अंतस्थ हो गए यर ल व, और जो आपके ऊष्म हैं ये हो गए श स स ह, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इनको अवर्गीय व्यंजन में रखना है। देखिए, यर ल व ये है तो अंतस्थ, ऊष्म है वो श श स ह ये हैं, लेकिन जब हम अंतस्थ और ऊष्म को मिलाते हैं तो वो अवर्गीय व्यंजन बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर हमने अयोगवाह भी देखा था। तो ये अयोगवाह क्या है? तो ये देखिए भैया, ये जो अयोगवाह है ना, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये भी कितना है? ये भी है तो बेचारा 4 ही, ठीक है, ये है 4। तो ये देखिए यहाँ पर इसको मिलाइए, अयोगवाह 4 कौन कौन से हो गए? तो ये हो गया सबसे पहला आपका अनुस्वार, ठीक है, जो ऊपर में बिंदी सा देखते हैं ना, अंग इंग, है ना, जैसे यहाँ उदाहरण भी है, ठीक है। जैसे रामम लिखते हैं तो राम म और म के ऊपर अनुस्वार ही तो लगाते हैं। अच्छा, विसर्ग हो गया, तो विसर्ग भैया जैसे राम, पीछे में जो 2 डॉट लगाते हैं तो वो विसर्ग हो गए। अच्छा, उपधमानीय हो गया, जो आप अह क अह ख, है ना, ऐसे यहाँ पर आप इसके निशान को भी देख सकते हैं। और इसी प्रकार से जिह्वा मूल्य हो गया, ये प फ से पहले लगता है, तो उपधमानीय क और ख से पहले लगता है, जिह्वा मूल्य प फ से लगता है। आया भी है कि अह क अह ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य।
अहप अहफ अहप अहप इति जिह्वा मूल्या और अहक इति उपधमानीय, ऐसा, ठीक है। तो ये जो अयोगवाहचार है ना, इनको माहेश्वर सूत्र में ये नहीं पढ़े गए हैं, इसलिए पाणिनि जी ने इनको अलग से पढ़ा है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है ना, यहीं से प्रारंभ होगा। अगर आप जड़ को नहीं संभाल पाएंगे तो फिर ऊपर कैसे पहुंचेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, कल हम अक्षरों का कैसे विभाग करना है ये पढ़ेंगे। तो आप चाहें तो इस पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, कल पुनः मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।